तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था। ये जो हमारे प्लेट्स हैं बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हमने देख लिया था और देखा था कि कैसे इंडियन प्लेट एक तरह से सैंडविच हो गई है यूरेशियन प्लेट में और अफ्रीकन प्लेट में। फिर ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव द अरेबियन प्लेट एंड ऑन द सदर्न साइड वी हैव द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक्चुअली इंडियन प्लेट के साउथ में जाएंगे तो अफ्रीकन प्लेट भी आएगी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आएगी, और वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन प्लेट आएगी और नॉर्थ में जाएंगे तो यूरेशियन प्लेट आएगी। तो इस तरह से हमारा इंडियन प्लेट सैंडविच हो गया है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अब इसमें ये देख लो, ये लिखा है कि कॉन्टिनेंट्स से अगर हम लोग यहाँ देखें तो एरिया वाइज देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद नासा आता है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है, और सेकंड लास्ट नंबर पे यूरोप है और लास्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मैं बता रहा हूँ एरिया वाइज। तो हमेशा पहले और आखिरी को अलग से याद किया करो और फिर बीच में जो भी निमोनिक वगैरह बनाना है बना लो। तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका आएगा, उसके बाद नासा मैंने बताया, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से हमारे एशिया, फिर एशिया के बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं करेक्ट सीक्वेंस एरिया वाइज देखा जाए तो। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। मीनिंग ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंगस्ट ऑल बट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। तो ये एक अलग से पॉइंट देख लो कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अमंगस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स बट इट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। तो वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हो जितनी चाहो। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट की बात करें, इन द नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन द प्रेजेंट इन द कॉन्टिनेंट, ये भी एक अच्छा मतलब ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पे यूरोप नहीं लिखे हो। आई थिंक आई ऑलरेडी नो दैट यूरोप में 27 कंट्रीज़ होती हैं यूरोपियन यूनियन में, बट खैर यहाँ जो लिखा है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ तुम्हारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दैट इज़ 54 कंट्रीज़। उसके बाद यूरोप में है तो यूरोप। देखो, यूरोपियन यूनियन इज़ अ डिफरेंट थिंग और यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो यूरोप में फिर है 49 कंट्रीज़ है ये। फिर एशिया की बात करें तो एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं। एंड देन अब सोचो, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रीज़ तुम्हारे यूरोप में है, दैट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। तो लैंड इन यूरोप, लैंड अवेलेबिलिटी या पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होगी। ठीक है, या पर कंट्री लैंड अवेलेबिलिटी, हाँ ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके बाद साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में बहुत कम कंट्रीज़ हैं, मतलब 12 कंट्रीज़ हैं, और नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग कनाडा, मैक्सिको एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स इन कैरिबियन। तो नॉर्थ अमेरिका में ये सब आ जाते हैं, जैसे 23 कंट्रीज़। अब सोचोगे कि इसमें कैसे आ सकता है, एक तो यूएसए है, फिर कनाडा है, फिर मैक्सिको है, तो 3 हो गया, उसके अलावा 20 और कहाँ से आ जाएंगे। तो वो जो कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन द्वीप समूह, उसमें आपकी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ मिल जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ से ये देखो कि जैसे कनाडा हो गया आपका, और मैक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, और कुछ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई। तो कुल मिला के अब अगर हम बताएं तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं, और एशिया में 48 हैं, यूरोप में 49 हैं, और साउथ अमेरिका में केवल 12 कंट्रीज़ हैं, और जबकि नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है तुमने। एनीवेज, इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कॉन्टिनेंट्स को अगर एरिया वाइज अरेंज किया जाए तो सबसे बड़ा एरिया एशिया का है, उसके बाद अफ्रीका का है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, विच मीन्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज बट इट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे तो रेड सी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ लिखी थी, जैसे पनामा कनाल जो है इट सेपरेट्स द नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका, तो आई ऑलरेडी न्यू दैट। फिर रेड सी की बात करें, रेड सी एज वेल एज द सुएज कनाल, सो दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, सुएज कनाल और रेड सी इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है,
देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर प्लस मेडिटेरेनियन सी प्लस सुएज कनाल प्लस रेड सी प्लस अरेबियन सी, ये सभी मिला के हम कह सकते हैं कि दे सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरेशिया। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आगे कहीं मैप दिया है क्या? मैप नहीं दिया यार, ऊपर हाँ तो देखो ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, देन मेडिटेरेनियन सी हो गया, फिर सुएज कनाल हो गया और रेड सी, इसके बारे में तो मैंने देखा ही था, और अरेबियन सी ये भी मैंने देख लिया। तो आप जब आप ये मैप में देखोगे, जैसे अरेबियन सी कहाँ पे है, ये है अरेबियन सी यहाँ नीचे, ठीक है, और सुएज कनाल तो ये है यहाँ पे इजिप्ट, ये सुएज कनाल और रेड सी ये वाला है अफ्रीका और सऊदी अरब के बीच में, ठीक है। तो फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तुम्हारा ये है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन में एंट्री देता है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो कुल मिला के स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कह लो या फिर मेडिटेरेनियन सी कह लो, सुएज कनाल कह लो, रेड सी कह लो एंड अरेबियन सी, तो दे काइंड ऑफ सेपरेट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड फॉर्म, जो कि सम पार्ट ऑफ इट इज़ यूरेशिया एंड सम पार्ट ऑफ इट इज़ यूरोप, ठीक है। तो दोनों को मिला के देखें तो यूरेशिया मतलब अफ्रीका, इतना ये जो अफ्रीका है इसको अगर हम लोग को इसको इससे सेपरेट करना है तो वहाँ पे वो ये सारी वाटर बॉडीज़ लग जाएंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, सुएज कनाल हो गया, रेड सी हो गया, एंड टू सम एक्सटेंट इवन द अरेबियन सी, दे सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरेशिया। नाउ यूरोप इज़ एंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है यूरोप, while North America is entirely in the northwestern hemisphere, and there are 5 countries which are both in Asia as well as Europe. तो ये 5 कंट्रीज़ देखो, अज़रबैजान है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, तुर्की है और रशिया है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो यूरोप है ना, यूरोप लाइज entirely in the north eastern hemisphere of the earth, whereas नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका लाइज entirely in the north western hemisphere. And there are 5 countries on this planet which actually belong to 2 continents, namely Asia and Europe. तो एक है अज़रबैजान, एक है रशिया, एक है तुर्की और एक है कजाकिस्तान और जॉर्जिया, ये 2 कंट्रीज़ और हैं। तो कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, रशिया और अज़रबैजान, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया एज वेल एज़ यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में एक्सटेंड होते हैं। Then the continent of North America was named after an Italian explorer, Amerigo Vespucci. इनके नाम पे the continent of North America was named. ये इटालियन ट्रैवलर थे, Amerigo Vespucci, ठीक है। Then Antarctica on average is the coldest, driest and the windiest. Also has an average elevation more than all the other continents. Average elevation more than all the other continents. ये बात मुझे नहीं पता थी. And it is the oldest also, ड्राइएस्ट एंड द विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट अमंगस्ट ऑल दी अदर कॉन्टिनेंट्स। तो ये बहुत अच्छा मतलब यूनिक पॉइंट में नोट करने के लिए हो गया कि अंटार्कटिका इज़ द ओल्डेस्ट ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट एंड द विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट एंड हुज एवरेज एलिवेशन इज़ मोर दैन ऑल दी अदर कॉन्टिनेंट्स। देन परसेंटेज वाइज बताएं तो यूरोप हैज़ मोर एरिया अंडर प्लेन्स, ठीक है। यूरोप हैज़ लॉट ऑफ एरिया अंडर प्लेन्स, ये एक नोटवर्दी पॉइंट है। देन गिनी की बात करें, गिनी इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका वाइल गुयाना इज़ इन साउथ अमेरिका। हाँ तो ये तो मुझे पता है, गिनी तुम्हारा यहाँ पे पड़ता है, ये लगभग यहाँ पे, जबकि गुयाना तुम्हारा यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये मुझे पता है, तो इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन ये देखो सेरेंगेटी प्लेन्स है, ये अफ्रीका में प्लेन्स। एंड टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, देयर इज़ अ लार्ज पोर्शन ऑफ यूरोप विच लाइज इन प्लेन्स। देन गिब्सन डेजर्ट, ये हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। देन मेसेटा प्लेटू, ये तुम्हारा जो मिडिल रीजन ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला, ये जो है ना यूरोप में, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मेसेटा प्लेटू यहाँ पे आता है। तो दिस इज़ फ्रांस, और फ्रांस के मिडिल में बिल्कुल आपके मेसेटा प्लेटू आता है। गिब्सन डेजर्ट तो ऑस्ट्रेलिया में आएगा, और सेरेंगेटी प्लेन्स तुम्हारा ये अफ्रीका में आता है। तो शायद ही मतलब कोई पढ़ाता होगा कि अफ्रीका में कोई प्लेन रीजन है जिसका नाम सेरेंगेटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट बी एबल टू डू इट राइट। सेरेंगेटी प्लेन्स बिलोंग्स टू अफ्रीका। देन माउंटेन्स ऑक्यूपाई 25% ऑफ द अर्थ एंड सस्टेन 12% ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है अगर आप
माउंटेन वेजिटेशन वगैरह का आंसर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि माउंटेन्स ऑक्यूपाई 25% ऑफ द अर्थ एंड सस्टेन 12% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। देन ब्रिटिश कोलंबिया ऑल्सो नोन एज सी ऑफ माउंटेन्स बाय मॉलिनियस हु रोट एन अकाउंट लॉर्ड डफरिन्स विजिट टू ब्रिटिश कोलंबिया। अब देखो लॉर्ड डफरिन गए थे, ये वही हैं जिनके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, और इनका टेन्योर इंडिया में 1884 से 1888 था एज द गवर्नर जनरल। तो मॉलिनियस नाम के कोई लेखक थे जिन्होंने लॉर्ड डफरिन की विज़िट टू ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में अकाउंट्स लिखा था। तो मॉलिनियस ने जब ब्रिटिश कोलंबिया का जिक्र किया तो उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को पर्सोनिफाई किया, ऐसे पर्सोनिफाई नहीं, बेसिकली एक तरह का एपिथेट दिया, सी ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, सी ऑफ माउंटेन्स। सो मॉलिनियस रोट एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स विजिट टू ब्रिटिश कोलंबिया एंड मॉलिनियस ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ब्रिटिश कोलंबिया एज सी ऑफ माउंटेन्स। दैन एंडीज़ रेंज की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसका हाईएस्ट पीक एकोनकागुआ है 6962 मीटर्स और सेकंड हाईएस्ट ओजस टेल सलाडो 6893। The only difference between Aconcagua and Ojos del Salado is that Ojos del Salado is an active volcano, whereas Aconcagua is, I think it is a dormant volcano. तो ये दोनों ही एंडीज़ रेंज में आता है। 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग ये पर्वत रेंज है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दैन एंडीज़ के बाद रॉकी रेंज आती है, ये 4800 किलोमीटर्स लॉन्ग है और देखने पे तो लग रहा है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। और इसमें माउंट एल्बर्ट आता है, एक 4400 मीटर्स एलिवेशन वाला माउंटेन, माउंट एल्बर्ट। अब ये रॉकी रेंज मेरे ख्याल से अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। देन हिमालयन रेंज तो हम जानते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इसका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, जिसे सागर माथा भी बोलते हैं, 8848 मीटर्स। तो ये हो गया हमारे एंडीज़, रॉकीज़ और हिमालयन रेंज। जब हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पहला लेक्चर ले रहे थे तो हमने बताया था कि कौन से पीरियड में रॉकीज़, एंडीज़ और इस्थमस ऑफ पनामा बन गया था। तो ये रिवाइज़ करके बताना, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स का जब लेक्चर लिए थे उसमें हमने बताया था। दैन सदर्न एल्प्स, ये न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड सदर्न आइलैंड का, देखो न्यूजीलैंड को मैप पे देखोगे तो 2 आइलैंड दिखाई पड़ते हैं, उसमें से नीचे वाला सदर्न वाला है हिस्सा, वहाँ पे ये मिलता है। वहाँ का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एओराकी और माउंट कुक। तो माउंट आउराकी और माउंट कुक ये दोनों सदर्न पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड में है, जो सदर्न एल्प्स हम लोग बोलते हैं। बाकी एक एल्प्स यूरोपियन यूनियन में भी है और उसका हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, जिसके नाम पे एक बहुत ही फेमस पेन भी चलता है। देन ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल अगर हम लोग दें तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स में ब्लैक फॉरेस्ट रेंज आ जाएगी जर्मनी की, वॉस्चेस रेंज आ जाएगा फ्रांस का, और सियरा नेवाडा आ जाएगा कैलिफोर्निया का, और सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान ये भी आ जाएगा। तो देखो वॉस्चेस आ गया, तो वॉस्चेस कहाँ पे है? फ्रांस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट रेंज कहाँ पे है? जर्मनी में है। और सॉल्ट रेंज कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और सियरा नेवाडा ये कैलिफोर्निया में है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ब्लॉक माउंटेन रेंजेस के। उस ब्लॉक माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल दे दिए। अब डोम माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एक है सिंसिनाटी आर्क, ये यूएस में पड़ता है, ब्लैक हिल्स का पार्ट है ये सिंसिनाटी आर्क। फुजियामा ऑफ जापान और कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर आर डोम्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो कोटोपैक्सी हो गया, सिंसिनाटी आर्क हो गया, और कोटोपैक्सी, सिंसिनाटी और फुजियामा ये डोम्ड माउंटेन्स हो गए। देन रेसिडुअल माउंटेन्स ऑल्सो नोन एज माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन। तो अरावलीज तो आप जानते ही हो, ये आएगा इसमें, और एपलेशियंस भी आ जाएगा यूएसए का, और पेनाइंस ऑफ यूरोप। तो ये माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स में सबसे पहले याद रखो पेनाइंस मेरे ख्याल से वो इटली वाले रीजन के आसपास पड़ता है, या फिर शायद फ्रांस में। इसकी लोकेशन देख लेना, पेनाइंस कहाँ पड़ता है। तो माउंटेन्स ऑफ डेन्यूडेशन या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स में एपलेशियन आ जाएगा यूएस का, अरावलीज आ जाएगा इंडिया का, और पेनाइंस आ जाएगा। पेनाइंस यूरोप में आप पड़ता है, ठीक है। अब यूरोप में भी कौन सी कंट्री में है वो देख लेना। देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स भी बोलते हैं इसको, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये न्यू साउथ वेल्स। ना अब तुम न्यू साउथ वेल्स सुन के तुम्हें लगेगा कि ये तो इंग्लैंड में होगा, लेकिन एक्चुअली न्यू साउथ वेल्स और
सदर्न न्यू इंग्लैंड, ये दोनों इंग्लैंड में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ता है, जहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियुस्को। और ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, कोसियुस्को। देन देनाली माउंटेन्स, ये तो माउंट मैकिनले, ये माउंट मैकिनले इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द देनाली माउंटेन रेंज, जो कि यूएस में या नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। इसकी भी हाइट 6198 मीटर्स है। और माउंट एल्ब्रुस, अब ये हाईएस्ट पीक इन कॉकेशियस है, यूरोपियन और रशियन दोनों में एक्सटेंड करता है माउंट एल्ब्रुस। अभी देखो हमने पढ़ा था माउंट एरेब्रस, वो रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में था। और फिर एल्बुर्स पढ़ा था, एल्बुर्स वो कहाँ था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। एल्बुर्स भी देखा था हमने, देखो कहाँ है, यहाँ कहीं लिखा था। देखो ये एक तो यहाँ लिखा है कि ये माउंट एरेब्रस ये तो रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में था, एरेब्रस। उसके अलावा एक और था माउंट एल्बुर्स, ये माउंट एल्बुर्स इज़ ऑल्सो इन ईरान में बता रहे हो, तो ठीक है, ये एल्बुर्स वाला एक ईरान में है और अब हम पढ़ रहे हैं, और एरेब्रस वाला अंटार्कटिका में था। और अब हम यहाँ देख रहे हैं एक और जिसका नाम है एल्ब्रुस, ठीक है। तो एक एल्ब्रुस, इसी तरह से एल्ब्रुस ईरान में था दमावंद के साथ, और एक एल्ब्रुस ये है जो कॉकेशियस माउंटेन रेंज में है, जो कि यूरोप और रशिया में एक्सटेंड करता है। तो कॉकेशियस का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। उसी तरह माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है, ये भी हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। देन माउंट एलेघनी ये एपलेशियन नॉर्थ अमेरिका का है, अभी मैंने बताया एपलेशियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंज। दैन कैंटाब्रियन रेंज ये स्पेन में पड़ती है। और माउंट मैकेंजे ये कनाडा में है। और गोलन हाइट्स ये तो तुम्हारा जानते हो, ये मिडल ईस्ट में, जो इज़राइल और दिस वाज कैप्चर्ड बाय इज़राइल, ठीक है, सीरिया, साउथ वेस्ट ऑफ सीरिया में पड़ता है ये, लेकिन इसको इज़राइल ने कैप्चर कर रखा है, गोलन हाइट्स को, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस और लोकेशंस। तो इसके आगे के और भी कुछ माउंटेन्स वगैरह हैं, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।